बार फिर से सभी का वेलकम। आज के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाफ लाइफ। उसके बाद में अपन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाफ लाइफ देखते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाने में जितना टाइम लगता है उसे ही क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ कहा जाता है उस रिएक्शन के। किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज half of the initial concentration of reactant, half of the initial concentration of reactant is called half life। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाने में जो टाइम रिक्वायर होता है, जो टाइम लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब सपोज किसी रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की कितनी है, 100। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एक टाइम पे ये कितनी रह जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो उसका हाफ 50 रह जाएगी। ठीक है, तो 100 से इसे 50 होने में जितना टाइम लगा उस टाइम को ही क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्टेंट जिस टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। आ रही है बात समझ में। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, ए नोट, स्टार्टिंग से हम ए नोट मानते आ रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नोट। ठीक है, देन एट टी इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए नोट है तो हाफ लाइफ के बराबर टाइम होने पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रह जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाएगी। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रहने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है तो हाफ लाइफ के बाद मतलब जब टाइम कितना हो जाएगा, टी हाफ के इक्वल हो जाएगा, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। आ रही है बात समझ में। इसके बाद में देखो, हमने दो टाइप के ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिस्कस किए हुए हैं, एक तो जीरो ऑर्डर के लिए, एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब उन रिएक्शंस के लिए अपन हाफ लाइफ का फॉर्मूला कैसे देखते हैं वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ, देखो इधर हम जानते हैं क्या जानते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, x इक्वल टू के टी। यहाँ पे x क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, t टाइम है, k क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। अब देखो, ठीक है, एट t इक्वल टू टी हाफ, t इक्वल टू टी हाफ पर, ठीक है, प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, उसकी कंसंट्रेशन x इक्वल टू हो जाएगी ए नोट बाय टू। कैसे होगी, ध्यान दो, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है तब प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अब टी हाफ पर, हाफ लाइफ के बराबर टाइम होने पे रिएक्टेंट कितना रह जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। ठीक है, तो इतना ही क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट भी तो इतना ही बनेगा। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितनी होगी, इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2। आ रही है बात समझ में। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो देखो इधर x की जगह पे क्या पुट करना है अपने को, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2
इक्वल्स टू के इंटू टी की जगह क्या हो जाएगा टी हाफ। यहाँ से अगर मैं हाफ लाइफ की वैल्यू निकालता हूँ टी हाफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 इंटू रेट कांस्टेंट। ये किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से एक और बात हमें पता चल रही है, अगर इस रिलेशन में देखो तो 2 क्या है, एक नंबर है कांस्टेंट, के भी रेट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ से पता चल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये बात ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आ रही है बात समझ में। अगर मैं हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। अगर एक्स एक्सिस पर मैं किसको हाफ लाइफ को ले लेता हूँ, वाई एक्सिस पे किसको ले लेता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो ओरिजिन से उसकी स्ट्रेट लाइन आएगी जो किसको बता रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ने पर हाफ लाइफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे किसी रिएक्शन में तो उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आ रही है बात समझ में। ये अपन ने जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखा, हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ में रिलेशन देखा, और इस रिलेशन का ग्राफ इस तरीके से पूछा जाता है। बहुत सी बार क्या होता है, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ग्राफ दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है टेल अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस ग्राफ को देख के रिएक्शन की ऑर्डर बताओ। तो अगर हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आ रही है बात समझ में। आगे देखिए, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखते हैं किस तरीके से आता है। इसके लिए भी देखो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है। क्या होता है हम जानते हैं KT इक्वल्स टू 2.303 log base 10 A0 initial concentration upon A concentration of reactant at any time T। देखो अगर T इक्वल्स टू कितना हो जाता है, T हाफ के इक्वल, ठीक है, T इक्वल्स टू T हाफ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। यही तो हम बोल रहे हैं हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जिस पे रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह जाए, हाफ रह जाए, आधा रह जाए। तो T इक्वल टू T हाफ पे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। ये वैल्यू जिस इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो K अपनी जगह पे है, T की जगह क्या हो जाएगा, T हाफ इक्वल्स टू 2.303 log base 10 A0 एज इट इज है, और A की जगह भी क्या आ जाएगा, A0 डिवाइडेड बाय 2। A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो इधर KT हाफ इक्वल्स टू 2.303, जैसे ही 2 ऊपर आएगा ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस 10, और log 2 की बेस 10 पे जो वैल्यू होती है वो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया हुआ है 3010। आ रही है बात समझ में। यहाँ से अगर T हाफ की वैल्यू में निकालता हूँ तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये 0.693 के इक्वल होगा और डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, K क्या है यहाँ पे, K है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स 2.693 डिवाइडेड बाय K। यहाँ पे देखो K भी रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी, और 0.693 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या होती है, इंडिपेंडेंट। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर यहाँ पे भी मैं
हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ बनाता हूँ। तो देखो हाफ लाइफ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, और कांस्टेंट के लिए जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक पैरेलल लाइन आएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये किसको, हाफ लाइफ के कांस्टेंट कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस टाइप का कर्व हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में दे दिया जाए, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? आगे देखिए, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी मोर देन 1 हो बट उसका ऑर्डर ऑलवेज 1 हो, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, रिएक्शन whose molecularity can be more than 1 but order is always 1 is called pseudo order reaction। ऐसी रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी मोर देन 1 हो सकती है बट उसका जो ऑर्डर है ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इस टाइप की रिएक्शंस में जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सेस में होती है, इतनी ज्यादा एक्सेस में होती है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस वजह से उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती है, इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आ रही है बात समझ में? इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, ये क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो यहाँ पर अपन ने ये एस्टर ले लिया, CH3COO2H5, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या देता है, एसिड देता है, एसिटिक एसिड, और एक देगा एल्कोहल, इथेनॉल। आ रही है बात समझ में? तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, ये किसका एग्जांपल है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है। एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से जैसे जैसे रिएक्शन होती है इसकी कंसंट्रेशन में तो अच्छा खासा चेंज ऑब्जर्व होता है, बट H2O की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर अपन रेट लो लिखेंगे तो हम जानते हैं रेट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो जो रेट लो लिखा जाएगा वो किस तरीके से, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये लिखते हैं हम। ठीक है, रेट लो में जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की। अब देखो यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, उसको बोलेंगे के, CH3COOH की कंसंट्रेशन और H2O की कंसंट्रेशन। अब देखो H2O क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है, मतलब इथाइल एसीटेट के कंपेयर में H2O की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उसकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन होने पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H2O है वो क्या मानी जाती है, एक तरीके से कांस्टेंट मानी जा सकती है। और अगर H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो K भी कांस्टेंट, H2O भी कांस्टेंट, तो इसको एक नया कांस्टेंट बोल दिया K डैश, और क्या बच गया, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे जो K डैश है वो किसके इक्वल है, K और कंसंट्रेशन ऑफ H2O के इक्वल। आ रही है बात समझ में? इस रेट लो को जब अपन देखते हैं, ठीक है, तो रेट इक्वल्स टू K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होगी रेट लो में, उसे तो क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी तो कितनी है, 1 1, मोलिकुलरिटी तो 2 है, बट ऑर्डर कितने रिएक्शन की, 1, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? सेकेंड जो एग्जांपल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ
केन शुगर, या इसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर या सुक्रोज भी बोला जा सकता है। C12H22O11 ये होता है अपने पास में केन शुगर। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की एक यूनिट मिलती है, C6H12O6। ये ग्लूकोज के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, और C6H12O6 यही फ्रक्टोज के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। एक्चुअली में मोलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती है। जो बायोमोलिक्यूल्स जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज सब अच्छे से। देखो यहाँ पे जो H2O होता है वो एक बार फिर से एक्सेस में प्रेजेंट होता है। अब क्या बोल रहे हैं, जिसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में होती है, बहुत ज्यादा होती है दूसरे के कंपेयर में, उसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। मतलब यहाँ पे भी H2O की कंसंट्रेशन क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। तो रेट जो है वो मेनली डिपेंड करेगी किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज पे। और जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज पे डिपेंड करेगी उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 1। जबकि मोलिकुलरिटी कितनी है, 1 and 1। मोलिकुलरिटी 2 है, ऑर्डर क्या होगा, 1। इसलिए इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इसके लिए अगर रेट लिखते हो तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे भी कांस्टेंट आएगा, C12H22O11, सॉरी यहाँ पे H22O11 होगा, और इधर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब देखो K कांस्टेंट और H2O की कंसंट्रेशन भी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि उसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो K इंटू H2O को नया कांस्टेंट क्या बोल दिया, K डैश, और C12H22O11 मतलब सुक्रोज की कंसंट्रेशन। तो यहाँ रेट लो में, ठीक है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर कितनी है, 1। और रेट लो में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स होती है या पावर्स का सम होता है, वही तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना है, 1, और मोलिकुलरिटी कितनी है, 2। मतलब ये क्या है, एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक।